साथ जुड़ गए हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ के गिरीश सोनानी। गिरीश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, अब बाजार का पहला कारोबारी दिन ख़त्म होने की ओर अब बढ़ चुका है, ठीक है, मध्य दिन हो चुका है। अब ऐसे में बाज़ार में जो छुटपुट हमने थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी है, ये अब मोमेंटम को किस तरह से आगे लेकर जाएगी क्लोजिंग तक। देखिए, अनिश्चितता का माहौल अभी भी बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी जितनी कमज़ोरी की हमने कारोबारी सत्र में उम्मीद की थी गिरीश, उतना हम ज़्यादा नहीं जो है वो गिरे हैं। काफ़ी हद तक लोगों में बहुत पैनिक था और सब इंतज़ार कर रहे थे कि बाज़ार आज कैसे पैन आउट करेंगे। तो ओवरऑल आज की चाल को आप कैसे देखते हैं? और आज अगर हम किसी भी तरह से बढ़िया रिकवरी कर लेते हैं कुछ अंतिम घंटों में, तो क्या बाजार की करवट बदलेगी कल के सत्र में? देखिए, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। देखिए, कहीं पे भी ना हम एक ज्योग्राफिकली टेंशन से गुजर रहे हैं एंड उसकी क्लैरिटी अभी 100% है नहीं। तो अगर बाजार की बात करी जाए तो 22,000 का जो एक लेवल है, 22,000 का जो रेंज है, 22,200 22,250, ये कहीं पे भी मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। जब तक ये नीचे नहीं आता इसके, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़ी गिरावट की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, ये जो है कि हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बहुत सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक में चलना पड़ेगा। अगर हम आज बात करते हैं कि गिरे क्यों नहीं, तो उसका रीजन एक बहुत बड़ा था कि आज हम मेटल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, इन सेक्टर से कहीं पे भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करा। बट अगर देखिए तो हेवी प्रेशर हमको बैंकिंग, पीएसयूज, इन सब में डेफिनेटली देखने के लिए मिला, क्योंकि जो ऑलरेडी काफी लेवल पे चल चुके थे, तो उनका थोड़ा सा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट ये तो जो 2-3 सेक्टर्स है जिसने हमें संभाला है, इसकी वजह से हम शायद इतने नहीं गिरे जितना हमें गिरना चाहिए था। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट काफी डाउन रहे। तो हमें सुबह भी यही था कि हम एक रेंज में वापस ओपन जरूर, बट उसके बाद हम 300-400 पॉइंट्स की एक गिरावट जरूर देखेंगे। बट वो सस्टेनेबली हम उतना ज्यादा नहीं गिरे। बट उसके कंपेरेटिवली में अभी की जो रणनीति है वो तो यही रहेगी कि बहुत स्पेसिफिक होके चले आप मेटल सेक्टर्स जरूर एक, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में डायरेक्टली इंपैक्ट मेटल सेक्टर और गोल्ड में जरूर डेफिनेटली आएगा पॉजिटिव वे में। तो उस सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव होके चल सकते हैं। बाकी सेक्टर्स के लिए भी अंडर टू वॉच रहेगा। बहुत जल्दबाजी ना करें किसी भी एक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। गिरीश, थोड़ा सा हम लेवल्स की ओर जाएं। अभी आप फिलहाल किस दायरे में बाजार को घूमता हुआ देख रहे हैं? अगर मेरे लिए निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि 22,200 22,250 का जो लेवल है, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि एक रेंज में हमने ऑलरेडी पिछले 4-5 से 6 महीने के अंदर, मार्च में भी हमने देखा था कि 22,100 का एक जो लेवल आया था, उससे वो 22,600 का एक रेंज डेफिनेटली चला। तो कहीं पे भी यही एक रेंज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से सवा महीने के टाइम फ्रेम के लिए। एंड हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे लिए डोमेस्टिक का भी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, जो इलेक्शन। तो अनटिल अनलेस नए नंबर्स भी हैं, क्वार्टर नंबर्स भी आना शुरू हो चुके हैं कंपनीज के, तो फैक्टर यही है कि इसी एक रेंज के अंदर बाजार को चलना चाहिए, इसी ड्यूरेशन के अंदर। मेटल क्षेत्र की बात करते हैं, जहां चमक आज अच्छी देखने को मिल रही है और एलएमई ने रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर दरअसल रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू मेटल शेयरों पर भी दिखाई दे रहा है। पूरा मामला समझते हैं हमारी सहयोगी आशीषा से। बताएं आशीषा। जी हाँ, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को, तीनों ही काउंटर्स पे करीब करीब 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह यह है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम और निकल प्राइसेस में करीब करीब 6 से 9% का उछाल आज सुबह दिखाई दिया था। और इसकी मेन वजह यह है कि यूके और यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल मेटल एक्सचेंजेस यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े। 3 मेटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बैन लगाया है कंप्लीट, निकल, एल्यूमिनियम और उसके साथ ही साथ कॉपर। इसी के चलते इन तीनों ही मेटल रिलेटेड स्टॉक्स आज भारतीय बाजारों में भी फोकस में है। इसके अलावा कुछ और याद रखें कि कुछ इन्वेंट्री पोजीशन की बात कर लेते हैं। 31 मार्च के हिसाब से टोटल इन्वेंट्री के परसेंटेज की बात करें तो रशियन एल्यूमिनियम करीब करीब 91% के आसपास था। कॉपर में 62% की इन्वेंट्री पोजीशन थी और 36% निकल की।
लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि इमीडिएटली कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये केवल रशियन मेटल यूके और यूएस वाले ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन नॉन यूके और यूएस के ट्रेडर्स ये रशियन मेटल फिर भी खरीद सकते हैं। और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि इम्पैक्ट शायद लिमिटेड रह सकता है, लेकिन फिर भी लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, निकल के प्राइसेस बढ़े और इसी के चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। शुक्रिया शेषा। झटपट गिरीश से राय लेते हैं। गिरीश, अब ये बताएं, धातु क्षेत्र में फिलहाल कोई मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आज तो यहाँ पर चमक है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड हमें अब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इशारा और मोमेंटम अच्छी पकड़ की ओर ही है। देखिए, मेटल सेक्टर्स जैसे कि हम 3 महीने से देख रहे थे, एक बहुत कंसोलिडेटेड जोन पे गुजर रहा था, बट पिछले 1 महीने से हम मेटल सेक्टर्स में काफी चमक देख रहे हैं। अब ये चमक 2-3 बड़े रीजन की वजह से भी थी। चाइना की तरफ से भी इनपुट आए हमको, हमारे ग्लोबल लेवल पे भी बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स भी बेटर आए, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्ट्रांगली निकल के आया। एंड अब ये जो नया न्यूज है एलएमई की, ये कहीं पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दे रही है मेटल के अंदर। मेटल के अंदर हमारा फोकस अभी भी कंटिन्यू ही है। हम हिंडाल्को, वेदांता, गेल या फिर एनएमडीसी, आप ये सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं, जिनका कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस हम लेके चल ही रहे हैं पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर। तो हम पॉजिटिव हैं मेटल सेक्टर को लेके, बट मेटल्स में इमीडिएटली कोई पोजीशंस बनाने के लिए तो डेफिनेटली हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का थोड़ा ज्योग्राफिकली कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है। बट हाँ, जिनके पास भी पोजीशंस हैं वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर मेटल सेक्टर में बात करी जाए तो हिंडाल्को को लेकर हम थोड़ा सा बुलिश हैं, जिसका टारगेट प्रपोजिशन हमने यहाँ से करीबन 20% 22% का दे रखा है अगले 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए, जो करीबन 700 से सवा 700 रुपए के रेंज के लिए है। ओके, चलिए यहाँ पर एक और खबर। इजराइल पर ईरान के हवाई हमले के बाद पैदा हुए हालात का असर हवाई उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। युद्ध के खतरे को देखते हुए एयर इंडिया, विस्तारा समेत कई विदेशी एयरलाइंस ईरान के हवाई क्षेत्र से यहाँ पर इस्तेमाल से बच रही हैं और दूसरे वैकल्पिक रूट अपनाने से एयर फेयर पर आखिर क्या असर पड़ सकता है? हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बरकरार हैं और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो एयरलाइंस हैं भारत से, उनके लिए ये मुश्किल घड़ी हो सकती है आगे जाते हुए। इसलिए काफ़ी एयरलाइंस ने जो अपनी फ़्लाइट्स हैं वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए खास तौर पर उनको रीरूट कर दिया है। विस्तारा ने जैसे अपनी फ़्लाइट है उसको रीरूट किया है, इंडिगो ने इस्तांबुल की फ़्लाइट को रीरूट कर दिया है और इसके साथ फ्रैंकफर्ट को जाने वाली मुंबई से लफ्तांसा की फ़्लाइट उसको भी रीरूट किया गया है। अभी इस फेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और जैसे एयरलाइंस की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, उन्हें लगेगा कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो ईरान के ऊपर जाने का नहीं है, तब ये फेयर बढ़ सकते हैं। 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक और फैक्टर हो सकता है कि क्रूड प्राइसेस, तेल के दाम ऊपर जा सकते हैं, उससे भी एयरलाइंस जो हैं वो अपने फेयर्स बढ़ा सकती हैं। सो आने वाले कुछ महीनों में जब छुट्टियों का माहौल रहेगा और लोग जाएंगे यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ, तब शायद उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस जो हैं वो इसको भरपाई आसानी से नहीं कर पाएंगी अगर एस्केलेट होती हैं सिचुएशन पूरी। अभी इजराइल क्या करता है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं और आगे कैसे माहौल होने वाला है, ये सब देखने वाली बात होगी। चलिए, इसी के साथ गिरीश, आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और